अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 11, सबक नंबर 11, और आज के सबक में हम पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, लेकिन ये नेगेटिव में होगा, यानी मनफी में। पिछला सबक जो था वो पॉजिटिव था, यानी मुस्बत जुमला था, लेकिन आज वही चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन वही चीज़ हम नफ़ी में, मनफी में पढ़ेंगे, जिसमें ना का माना पाया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे। और कल हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद प्रेडिकेट लाएंगे। और मैंने आपको ताकीद के साथ बताया था कि ये सारी चीज़ें हम तीनों ज़मानों में फॉलो करेंगे, यही स्ट्रक्चर होगा। यानी प्रेजेंट के लिए भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद प्रेडिकेट लाएंगे। यही चीज़ हम पास्ट में भी फॉलो करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रेडिकेट, उसके बाद फिर हम फ्यूचर लाएंगे और वही स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेडिकेट। तो ये जो तीन ज़माने हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अगर हम कोई भी जुमला बनाना चाहते हैं या कहना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, और जुमला पॉजिटिव में है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और उसमें फेल नहीं पाया गया है, तो हम यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे और हमने आपको एक्सरसाइज दिया था, उम्मीद है कि आप लोग करके आए होंगे। सबसे पहले हम अल्फाज मानी दोहराएंगे, जिसमें से पहला है मदर इन लॉ, सास, नेफ्यू, इसको आप निफ्यू नहीं पढ़ेंगे, नेफ्यू, नेफ्यू, भतीजा या भांजा, नीस, भतीजी या भांजी, रियल ब्रदर या सिस्टर, सगा भाई या सगी बहन, सिस्टर, बहन, सन, बेटा, सन इन लॉ, दामाद। अब हम उर्दू से इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से पहला है चाचा, अंकल, बीवी, वाइफ, छोटा भाई या छोटी बहन, यंगर ब्रदर, छोटा भाई, यंगर सिस्टर, छोटी बहन, बड़ा भाई या बड़ी बहन, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन, बाप या वालिद या अब्बू, फादर, ससुर, फादर इन लॉ, पोती या नतनी, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, हम इसको डाटर पढ़ते हैं, डाटर नहीं, डॉ, डॉ, ओके, डॉ, डॉ, ओके, ग्रैंड डॉटर, नाना या दादा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। ओके, तो ये है हमारे अल्फाज मानी। अस्मा से मुतालिक हम आगे चलते हैं और अफ़आल को सुनते हैं। टीच, टॉट, टॉट, पढ़ाना। अब इसको टाउट नहीं पढ़ेंगे, टॉट, टॉट। टेल, टोल्ड, टोल्ड, कहना। थिंक, थॉट, थॉट, सोचना। इसको थाउट नहीं पढ़ेंगे, थाउट बहुत से लोग पढ़ते हैं, थॉट, थॉट, सोचना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, समझना। अब इसको स्टूड नहीं पढ़ेंगे, स्टूड, जल्दी से। वीप, वेप्ट, वेप्ट, रोना। विन, वन, वन, जीतना। तो ये अफ़आल है, इसमें पहली शक्ल अलग है, दूसरी और तीसरी अलग है, लेकिन वो एक जैसे हैं, दूसरी और तीसरी एक जैसे हैं।
अब हम आगे चलते हैं डेली यूज सेंटेंसेस की तरफ, और इसमें हम सबसे पहले उर्दू से इंग्लिश करेंगे। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अहमद आजकल बेकार है, उसके पास कोई काम नहीं, खाली बैठा फालतू का है, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अहमद इज आउट ऑफ वर्क नाउ अडेज। मेरे लायक कोई खिदमत, एनी सर्विस फॉर मी? पक्का? आर यू श्योर? जैसे ही मैच शुरू हुआ बारिश होने लगी। As soon as the match began, it started raining. हस्बे मामूल, as usual, as usual। इसको हम पढ़ेंगे यूजुअल। ओके, जा की आवाज़ नहीं लाएगी, इसमें गलती करते हैं, मैं भी गलती करता हूँ। ये एज यूजुअल, ओके, यूजुअली, एज यूजुअल, हस्बे मामूल। अब हम 5 जुमले लेंगे इंग्लिश से उर्दू, जिसमें से पहला है एज यू लाइक, जैसा आप चाहें। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। एट लास्ट, आखिरकार। आफ्टर यू सर या मैडम, पहले आप जनाब। ऑल राइट, ऑल ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो ये 10 जुमले थे जिनकी हमने प्रैक्टिस की। अब हम आगे चलते हैं और हम रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि रीडिंग हम कैसे करेंगे। तो इसमें से है एक कहानी, और ये पूरे एक सफ़े पे मुश्तमिल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग पढ़कर आए होंगे। अब हम मौका देते हैं, पहले आपसे सुनते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह उसको आपके सामने पढ़कर सुनाएंगे। जुनैद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country. One day, he went for a trip to some distant areas of his country. When he was back to his place, he complained that his feet were very painful because it was the first time that he went for such a long trip, and the road that he went through was very rough and stony. He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन व हसन जज़ा। तनवीर मलिक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, definitely this would need thousands of cows, skin, and would cost a hug amount of money. Then one of his wise servants dared himself to tell the king, "Why do you have to spend that unnecessary amount of money? Why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet?" The king was surprised, but he later agreed to his suggestion to make a show for himself. There is actually a valuable lesson of life in this story. To make this world a happy place to live, you better change yourself, your heart, and not the world. ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा। ओके गाइस, बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा माशाल्लाह। और आज मुझे लगा कि बहुत कम गलतियां हैं आपकी रीडिंग में, ये बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है माशाल्लाह कि आप लोग की रीडिंग अच्छी हो रही है पहले के मुकाबिल। अब मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सही ही आपको पढ़ाऊँ, गलत ना पढ़ाऊँ। तो मैं शुरू करता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, एक मिनट में वो ऑन कर लूँ मार्किंग वाला, जैसा सेकंड। Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country. Country. One day, he went for a trip to some
इसको हम पढ़ेंगे डिस्टेंट, डिस्टेंट नहीं पढ़ेंगे, डिस्टेंट। सो ही वेंट फॉर अ ट्रिप टू सम डिस्टेंट। उसके बाद है एरियाज, जल्दी से, एरियाज नहीं, बहुत ज़्यादा आप नहीं खींचेंगे, एरियाज और एरियाज, ओके, एरियाज। सो ही वेंट फॉर अ ट्रिप टू सम डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज कंट्री व्हेन, नॉट व्हेन, व्हेन हा को बहुत आप हल्का निकालेंगे। व्हेन ही वॉज बैक टू हिज पैलेस, इसको आप प्लेस नहीं पढ़ेंगे, प्लेस अलग चीज़ है, पैलेस अलग चीज़ है, पैलेस, पैलेस। He complained that his feet were very painful because, इसको because नहीं पढ़ेंगे, because it was the first time नहीं पढ़ेंगे आप इसको, first R को बहुत हल्का निकालेंगे, first time that he went for such a long trip and the road that he went through, यहाँ पे आप गलती कर गए, थ्रू पढ़ रहे थे बहुत सारे लोग, थ्रू होगा, इसको मैं पहले बता चुका हूँ, थ्रो का मतलब फेंकना होता है, यहाँ पे ये थ्रू है, ये अलग चीज़ है। थ्रू was very rough and stony. He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. With leather, जल्दी से, leather, leather भी नहीं बिल्कुल खींच के, leather नहीं, leather, leather, जल्दी से पढ़ेंगे leather। अब मैं रिवाइज करता हूँ एक बार फिर से इस पैराग्राफ को। Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country. One day he went for a trip to some distant areas of his country. When he was back to his palace, he complained that his feet were very painful because it was the first time that he went for such a long trip, and the road that he went through was very rough and stony. He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. आगे है definitely, इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, इसको हम definitely हम इसको पढ़ते हैं definitely, बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे definitely, okay, definitely. This would need thousands of cow's skin and would cost a huge amount, इसको आप amount नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, amount, huge amount of money. आगे है then one of his wise servants dared himself to tell the king, why do you have to spend that unnecessary, हम इसको पढ़ते हैं unnecessary, बट ये unnecessary नहीं है, unnecessary amount, इसको आप amount पढ़ेंगे, amount नहीं, आवाज ऊपर जाएगी, amount of money. why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet? The king was surprised, but he later agreed. इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे agree not agree, agreed to his suggestion, इसको हम पढ़ेंगे suggestion, चा की आवाज आएगी, suggestion, हम लोग उसको गलत पढ़ते हैं, suggestion पढ़ते हैं ना, बट ये suggestion है, suggestion, तुम कैसे पढ़ेंगे इसको, to his suggestion, जल्दी से, शा की आवाज नहीं आएगी, to make not make, to make a shoe not show, उसको show नहीं कहेंगे, shoe पढ़ेंगे, shoe for himself. तो इस तरह से हम पढ़ेंगे suggestion, ओके, shoe, make not make. उसके बाद है there is actually, हम लोग इसको पढ़ते हैं actually नहीं होगा, actually चुली, ओके, actually available, हम लोग इसको पढ़ते हैं valuable, हम लोग क्या पढ़ते हैं, valuable, नो, valuable lesson of life in this story. To make this world
वर्ल्ड, इसमें एल की आवाज़ आएगी थोड़ी सी, वरना वर्ड हो जाएगा वो। वर्ल्ड, a happy, not happy, happy place to live. You better change yourself, your heart, and not the world. ओके, तो ये है सही। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे और आपके सामने पढ़ेंगे। Definitely, this would need thousands of cows' skin and would cost a huge amount of money. Then one of his wise servants dared himself to tell the king, "Why do you have to spend that unnecessary amount of money? Why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet?" The king was surprised, but he later agreed to his suggestion to make a shoe for himself. There is actually a valuable lesson of life in this story. To make this world a happy place to live, you better change yourself, your heart, and not the world. तो ये है हमारा आज का रीडिंग का काम, जिसको हमने आपके सामने पढ़कर सुनाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा ही पढ़ेंगे और जो भी गलती है आप उसको लिख लिए होंगे, इंशाल्लाह उसको सही करेंगे डे बाय डे। अब हम आगे चलते हैं और हमारा ग्रामर का हिस्सा स्टार्ट होता है यहाँ पर। और यहाँ पर हम पहले ट्रांसलेशन करेंगे, और ट्रांसलेशन का मतलब आप ये समझेंगे कि स्पीकिंग में भी यही चीज़ आएगी, आप इसको सिर्फ ट्रांसलेशन तक महदूद नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले हम इंग्लिश से उर्दू लेंगे, और इसमें से हमारा पहला जुमला है दे आर इन द कैंटीन। दे आर इन द कैंटीन, इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे वो सब कैंटीन में हैं। अगर आपने यहाँ पर वो लोग लिखा है तो भी चलेगा, वो लोग कैंटीन में हैं या वो सब कैंटीन में हैं, दोनों सही हैं। तो अगर आपको बोलना वो लोग कैंटीन में है तो आप क्या बोलेंगे? दे आर इन द कैंटीन। लिखना हो तब भी ये कहेंगे। तो तर्जुमे का मतलब आप सिर्फ लिखने तक महदूद नहीं करेंगे, बल्कि सामने वाला बोल रहा है या आप बोलना चाहते हैं तब भी यही चीज़ें होंगी। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। अगला जुमला, माई फादर वॉज एट द बस स्टॉप एट दिस टाइम। तो हम कहेंगे मेरे वालिद इस वक्त बस स्टॉप पर थे। अगर आप उस वक्त कहना चाहते हैं तो एट दैट टाइम। ओके, मेरे वालिद उस वक्त या इस वक्त बस स्टॉप पर थे। तो यहाँ पर मेरे वालिद कहेंगे। अगर आपने मेरे अब्बू लिख दिया है तब भी ठीक है, अगर आपने मेरे अब्बा लिख दिया है तब भी ठीक है। ठीक है, कुछ भी चलेगा, लेकिन यही तर्जुमा होगा, माना यही होगा। आगे है आई विल बी इन द प्रोग्राम हॉल एट 10 AM। तुम कहेंगे मैं सुबह 10 बजे प्रोग्राम हॉल में हूँगा। उसके बाद है आयशा वॉज एब्सेंट टुडे। तुम कहेंगे आयशा आज गायब थी। अगर आपने गैर हाजिर लिखा है तो भी सही है, आयशा आज गैर हाजिर थी। अगर आप एहतराम करते हैं तो थी भी कर सकते हैं, सब माना सही होगा। अगला जुमला है अब्दुल बासित विल बी इन हिज रूम। तो हम कहेंगे अब्दुल बासित अपने कमरे में होगा। अब्दुल बासित साहब अपने कमरे में होंगे, ये भी आप कह सकते हैं। अगला जुमला है रहीम एंड कारी आर क्लासमेट्स। तो हम कहेंगे रहीम और कारी क्लास साथी हैं, या हम जमात हैं, या हम सबक हैं। सातवां जुमला है रुकैया एंड सायमा वर इन द किचन। तुम कहेंगे रुकैया और सायमा किचन में थी। उसके बाद है शी वॉज विद हर ब्रदर। शी वॉज विद हर ब्रदर। तुम कहेंगे वो अपने भाई के साथ थी, या अपने भाई के पास में भी अगर आपने किया तब भी चल सकता है, पास थी। वी आर इंडियंस। तो हम कहेंगे हम लोग हिंदुस्तानी हैं। अगर आपने कर दिया हम सब हिंदुस्तानी हैं तो भी ठीक है, अगर आपने कह दिया हम हिंदुस्तानी हैं तो भी ठीक है। वी आर इंडियंस, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अगला जुमला है द गेस्ट्स वर फ्रॉम यूएसए। तुम कहेंगे मेहमान अमेरिका से थे। मेहमानों नहीं होगा, मेहमान अमेरिका से थे। ठीक है, मेहमान अमेरिका से थे। तो ये 10 जुमले हो गए आपके इंग्लिश से उर्दू।
अब हम आगे चलते हैं और उर्दू से इंग्लिश वाले जुमले लेते हैं, जिसमें से पहला जुमला है खालिद और उसकी बहन मॉल में हैं। खालिद और उसकी बहन मॉल में है को हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? खालिद एंड हिज सिस्टर आर इन द मॉल। तो यहाँ पर हमने आर इस्तेमाल किया क्योंकि ये जो जुमला है ये प्रेजेंट में है, हाल में है। और आर इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे खालिद और उसकी बहन दो लोग हैं, तो गोया कि ये जमा हो गए। तो जमा के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में? आर, इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया। खालिद एंड हिज सिस्टर आर इन द मॉल। दूसरा जुमला है तुम कल इस वक्त सऊदी में होगे। तुम कल इस वक्त सऊदी में होगे, इसको हम कहेंगे यू विल बी इन सऊदी बाय दिस टाइम टुमारो। ठीक है, इस वक्त बाय दिस टाइम का मतलब इस वक्त तक, यानी वही माना है। अगर आपने एट दिस टाइम कर दिया तो भी ठीक है। यू विल बी इन सऊदी, आप सऊदी में होगे, तुम सऊदी में होगे। बाय दिस टाइम, इस वक्त तक। टुमारो, कल। अगर आपने लिखा है टुमारो यू विल बी इन सऊदी बाय दिस टाइम, तो ये भी सही है। अगर आपने लिखा है बाय दिस टाइम टुमारो यू विल बी इन सऊदी, ये भी सही है। अगला जुमला है आपके वालिद मस्जिद में थे। तो हम कहेंगे योर फादर वॉज इन द मॉस्क। यहाँ पे हमने वॉज इस्तेमाल किया क्योंकि फादर ये सिंगुलर है, इसलिए। आगे सबाह और हमूद इस वक्त छत पर हैं, तो हम कहेंगे सबाह एंड हमूद आर ऑन द रूफ एट दिस टाइम। ठीक है, एट दिस टाइम का मतलब इस वक्त। तो सबाह और हमूद आर, यहाँ पे हमने आर इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि सबाह और हमूद ये प्लूरल हो गए, दो लोग हो गए। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर लोग बड़े बड़े लोग गलती करते हैं। तक में जामिया मिल्लिया में था एक प्रोग्राम में, वहाँ पर एक प्रोफेसर ने इस्तेमाल किया दिस टाइम, उन्होंने ऐड का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि गलत था। और आप अगर ध्यान से सुनेंगे लेक्चर किसी का, तो ऐन मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि आप सुने कि वो सिर्फ दिस टाइम बोल रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप एट ज़रूर लगाएंगे टाइम के बारे में। इस वक्त एट दिस टाइम, एट आना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ दिस टाइम बोलते हैं तो इसका मतलब होगा इस दफ़ा, इस मर्तबा, जैसे बोलते हैं ना इस बार, दो बार, तीन बार, तो वहाँ पे बार का माना आता है, बार, दफ़ा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी कि आप एट दिस टाइम लगाएं। सिर्फ दिस टाइम कहने का मतलब होगा कि यहाँ पर ये गलत होगा। और मैं भी गलत ही इस्तेमाल करता था, लेकिन मैं जैसा कि बताया हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ बाहर वालों को, तो मैं चूँकि इंग्लिश में बात करनी रहती है, तो उससे मैंने कहा था ये जुमला दिस टाइम, तो वो समझ नहीं पाया था। उसने बताया कि अगर आप दिस टाइम कहते हो तो इसका मतलब होगा कब मर्रा, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफ़ा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी कि आप ऐड इस्तेमाल करें ताकि ये पता चले कि इस वक्त। तो यहाँ पर चूंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि एक्सप्लेन कर दूं। आप एट दिस टाइम कहेंगे इस वक्त के माने में। अगला जुमला है मैं फ़िलहाल अपने नानी के घर हूँ। तो आप कहेंगे इसको आई एम करंटली एट माई ग्रैंड मदर्स हाउस। आई एम करंटली, फ़िलहाल, करंटली का मतलब फ़िलहाल, आई एम मैं हूँ, एट माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अपने नानी के घर। उसके बाद है ये लो अपनी किताब, ये मेरे बैग में थी। तुम कहेंगे हियर इज़ योर बुक। हियर इज़ योर बुक ये एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। हियर इज़ योर बुक, हियर इज़ योर पेन कार्ड, ये आपका पेन कार्ड, हियर इज़ योर पेन, ये लीजिए अपना कलम। तो हियर इज़ योर बुक, तो हमने कहा ये लीजिए आपका बुक, आपकी आपकी बुक, आपकी किताब। तो अगर आप इस तरह का कोई जुमला बोलना चाहते हैं तो आप हियर, उसके बाद इज़ या आर लगाएंगे। ठीक है, जो भी आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, हियर इज़ हमेशा नहीं आएगा। तो हियर इज़ योर बुक चूँकि सिंगुलर है इसलिए हमने हियर इज़ योर बुक कहा। अगर आप प्लूरल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं हियर आर योर बुक्स, ये लीजिए अपनी किताबें। तो आप कह सकते हैं हियर इज़ योर बुक, ये लो अपनी किताब। इट वॉज इन माई बैग, ये मेरे बैग में थी, ये मेरे बैग में थी। उसके बाद अगला जुमला है वहाँ मत जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंपरेटिव सेंटेंस है नेगेटिव में, वहाँ मत जाओ, वो गुस्से में है। तो कहेंगे डोंट गो देयर, ही इज एंग्री, ही इज एंग्री। तो यहाँ पर ही इज एंग्री का मतलब अगर आप तर्जुमा करेंगे लफ्जी तो इसका मतलब होगा वो गुस्सा है। लेकिन वो गुस्सा यहाँ पर ये अच्छा माना नहीं होगा, वो गुस्से में है। अगर आप कहें वो गुस्से में है तो इसका मतलब होगा ही इज इन एंगर। डोंट गो देयर, ही इज इन एंगर, ये थोड़ा अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप ही इज एंग्री कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आप कहते हैं मुझे भूख लगी है,
तो आप कहते हैं आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ, है ना, आई एम हंग्री। आप नहीं कहते हैं कि द हंगर हैज़ कॉट मी या आई एम इन हंगर, आप बोल सकते हैं, बट नहीं कहते द हंगर हैज़ कॉट मी, आई एम इन हंगर या आई एम हंग्री। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, वो गुस्से में है, ही इज़ हंग्री, वो गुस्से में है। आप नहीं कहेंगे ही इज़ इन हंगर, कर सकते हैं लेकिन अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद है वो सब अच्छे लोग नहीं हैं, वो सब अच्छे लोग नहीं हैं, को हम कहेंगे दे आर नॉट गुड पीपल। इसको आप पीपल नहीं पढ़ेंगे, पीपल, दे आर नॉट गुड पीपल, वो लोग अच्छे लोग नहीं है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मिसाल थोड़ी सी गलत हो गई है, इसलिए कि यहाँ पर ये नेगेटिव वाला आ गया है जिसको हम आज पढ़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। उसके बाद है ये लड़कियां मेहनती हैं, ये लड़कियां मेहनती हैं, या वो लड़कियां मेहनती हैं। तुम कहेंगे दोज गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग, दोज गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग का मतलब होगा वो लड़कियां मेहनती हैं। अगला जुमला है मेरी घड़ी की कीमत 10,000 रुपये है। मेरी घड़ी की कीमत ये है, फिर 10,000 रुपये है, तो इसको हम कहेंगे द प्राइस ऑफ माई वॉच। मेरी घड़ी, माई वॉच की कीमत, द प्राइस ऑफ, तो द प्राइस ऑफ माई वॉच इज़, मेरी घड़ी की कीमत कितनी है, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये। और यहाँ पर आप थाउजेंड्स नहीं कहेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, इस तरह के हम 1,000, 2,000, 3,000 ही कहते हैं, थाउजेंड्स नहीं कहते हैं। इनको हम तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले दुरूस में कि कब हम थाउजेंड्स कहेंगे, कब थाउजेंड कहेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ थाउजेंड होगा, थाउजेंड्स नहीं होगा कि आप 10 देख रहे हैं और यहाँ पर थाउजेंड ले आए, नहीं, थाउजेंड ही होगा, 10,000, 10,000 रुपीज़। ओके, हम इंशाल्लाह इसके बारे में अगले सबक में पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा होमवर्क, और हमने अच्छे से किया, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने सही किया होगा, और जहाँ आपसे गलती हुई वहाँ आपको अपनी इस्लाह कर लें। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अपने आज का सबक, और आज का सबक है जुमला खबरिया मनफी बनाने का क्या तरीका है। चूँकि हमने अभी तक मुस्बत का पढ़ा है, अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मनफी के बारे में भी जानें, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाएं। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना अगला सबक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर ये जो हियर सी और है, यहाँ पे टेक दिस नहीं बोल सकते हैं, टेक दिस योर बुक। हाँ, यहाँ पे टेक दिस भी बोल सकते हैं, ये लो अपनी किताब। तो अगर आप इम्परेटिव लाते हैं तो आप बोल सकते हैं टेक, टेक योर बुक हियर इज, टेक दिस ही लिखा था, इसके लिए मैंने पूछा। यहाँ भी आप चल सकता है अच्छा, ओके, टेक योर बुक, टेक योर बुक हियर, टेक योर बुक। टेक दिस योर बुक ऐसा नहीं लिख सकते? हाँ, आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। कोई और सवाल? सर आपने यहाँ कहा ना दिस बाय दिस टाइम टुमारो, यहाँ दिस आपने कहा टीचर यहाँ पे बोले थे एट लगेगा, लेकिन दिस यहाँ लगाया क्यों? मैंने ये नहीं कहा कि दिस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ऐड लगाएंगे, ऐड दिस टाइम होगा, सिर्फ दिस टाइम नहीं कहेंगे आप। दिस टाइम का मतलब हो जाएगा इस दफ़ा, इस मर्तबा, जैसे इस तो मर्तबा यहाँ मैं तुम्हें आपने नहीं दिखाया, छोड़ूंगा। हाँ, यहाँ सिर्फ आपने लिखा है कि यू विल बी इन सऊदी बाय दिस टाइम टुमारो, तो वहाँ पे बाई की वजह से आया हुआ है। ओके, वहाँ पे बाई दिस टाइम होगा, बाई देखिए एक भी पोजीशन आ गया बाई, अब आप फिर से बाई एट दिस टाइम नहीं कहेंगे। कोई और सवाल? हेलो सर। जी, सर इसी से मिलता जुलता है, जैसे कहाँ एट इस्तेमाल करेंगे, जो कहाँ बाई, जैसे ये फ्यूचर वाले में बाई इस्तेमाल हुआ है। देखिए बाई जो इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तक का माना, इस वक्त तक तुम कल सऊदी में होगे। अच्छा, अगर आप इस वक्त करना चाहते हैं, अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करना चाहते हैं तो एट दिस टाइम भी आप कर सकते हैं, वहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बल्कि अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो वही होगा, एट दिस टाइम यू विल बी इन सऊदी अरबिया। लेकिन अगर आप बाई कर देते हैं तो इसका मतलब इस वक्त तक तुम सऊदी में होगे कल। ओके, तब अब हम सवाल जवाबात का सिलसिला यहीं पर, अब हम सवालात जवाबात का सिलसिला हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आज हम अपना अगला सबक पढ़ेंगे, और हमारा अगला सबक है नेगेटिव के बारे में। और
सबसे पहले हम जानेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव किसे कहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो जुमला जिसमें किसी चीज़ के बारे में खबर दी जा रही हो और उसमें नफ़ी पाई जा रही हो। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं वो अपने रूम में नहीं है, आप कहते हैं वो अपने रूम में नहीं था, आप कहते हैं वो अपने रूम में नहीं होगा। तो इसमें भी आप खबर ही दे रहे हैं लेकिन नहीं होने की खबर दे रहे हैं आप। तो गोया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव उस जुमले को कहेंगे जिसमें हम किसी चीज़ की खबर तो देते हैं लेकिन ना होने की खबर देते हैं। तो इसके बनाने का भी अपना एक तरीका है, जिसमें से सबसे पहला है हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद नॉट लाएंगे, उसके बाद प्रेडिकेट लाएंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी जुमला हो अंग्रेजी में वो बगैर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के नामुकम्मल है, चंद को छोड़ करके। और हेल्पिंग वर्ब अगर आता है और वो जुमला पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। और अगर वो जुमला नेगेटिव में है तो नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा। अगर कोई ऐसा जुमला है जो नेगेटिव में है तो लाजिम है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी जुमला हेल्पिंग वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो, ठीक है। और उसके साथ जुड़ा हुआ होगा आपका नॉट हमेशा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आएगा, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ जिसमें आप खबर देते हैं, सवाल नहीं करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी आप नॉट लाएंगे, अगर जुमला नेगेटिव में है तो आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लाएंगे। कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, तो अब तब भी आप कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रेडिकेट। चाहे पास्ट का हो, आप वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रेडिकेट। चाहे आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रेडिकेट, आप देख सकते हैं कि तीनों में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। तो जब भी कोई जुमला हो जो नेगेटिव में हो तो हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे उसमें, और नॉट हमेशा किसके साथ आएगा, हमेशा नॉट ये हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा। यही चीज़ उर्दू में भी हम देखते हैं। उर्दू में सबसे पहले मुब्तदा लाते हैं जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके बाद ख़बर लाते हैं, फिर नहीं लाते हैं, फिर अलामत ज़मान लाते हैं। जैसे आप कहते हैं मेरा बेटा एक डॉक्टर नहीं है, या मेरा बेटा डॉक्टर नहीं है। आप कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर नहीं था, हो सकता है गुजर गया हो, इंतकाल कर गया, उसके बारे में बात कर रहे हो, या कोई और केस हो। आप कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर नहीं होगा, कुछ और बनेगा, यानी डॉक्टर नहीं होगा यानी डॉक्टर बने नहीं बनेगा, ये माना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही चीज़ यहाँ पर भी है कि वही स्ट्रक्चर है, मुब्तदा खबर नहीं प्लस अलामत ज़मान। और सारे ज़मानों में, हाल में भी, माजी में, मुस्तक़बिल में, सब में एक ही स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है। तो इसी चीज़ को हम इंग्लिश में भी फॉलो करेंगे कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर नॉट लाएंगे, फिर प्रेडिकेट लाएंगे। जैसे हम कहेंगे प्रेजेंट में रहीम इज़ नॉट इन द प्लेग्राउंड, रहीम खेल के मैदान में नहीं है। तो आप देख सकते हैं रहीम के बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब आया और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट हमने इस्तेमाल किया। तो रहीम इज़ नॉट इन द प्लेग्राउंड। आगे आएगा रहीम वॉज नॉट इन द प्लेग्राउंड, रहीम खेल के मैदान में नहीं था। हम आगे लाएंगे रहीम विल नॉट बी इन द प्लेग्राउंड। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही है कि हमने रहीम विल बी नॉट नहीं कहा, बल्कि हमने क्या कहा, रहीम विल नॉट बी इन द प्लेग्राउंड। ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि यहाँ पर विल बी नॉट क्यों नहीं आया, जबकि मैंने बताया था आपको विल बी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये सवाल हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसका जवाब ये होगा, अभी से आप इस चीज़ को जहन में रख लें। इसकी वजह ये है कि ये चीज़ आपको आगे भी आएगी। यहाँ पहली बार ये चीज़ आपको मिली है कि विल बी ना इस्तेमाल करके हमने विल नॉट इस्तेमाल किया, उसके बाद भी इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ आप अभी से गौर कर लें, आगे नहीं पूछेंगे। वो चीज़ ये है कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और वो 2 हिस्सों में हो या 3 हिस्से में हो, अभी तक इज़ आर एम एक हिस्सा है, विल बी ये 2 हिस्सा है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा हैज़ बीन, आपको मिलेगा मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव बीन। यहाँ पे 3 वर्ड बन करके एक ऑक्सिलरी वर्ब बन रहा है। तो इस तरह के जितने भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हैं, अभी से ध्यान से सुन लें
कि अगर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ये दो या दो से ज़ायद हिस्सों पर मुश्तमिल हो तो हम जो एतबार करेंगे पहले हिस्से का एतबार करेंगे, उस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के पहले हिस्से का एतबार करेंगे। तो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर पहला हिस्सा विल बी नहीं है पूरा, बल्कि सिर्फ विल है असल में। इसीलिए हम कहेंगे रहीम विल नॉट बी इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, आप नहीं कहेंगे रहीम विल बी नॉट इन द प्लेग्राउंड, ये जुमला गलत माना जाएगा। मैंने क्या कहा कि पहले हिस्से का एतबार करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट, इसका मतलब पहले हिस्से के बाद विल नॉट बी। इस चीज़ को अब अभी से जहन में रख लें, ये आगे बहुत ज़्यादा आपको आएगा, तो वहाँ पर आप नहीं पूछेंगे, वहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो टेंस के बारे में तो आप यही देखेंगे हैज़ बीन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम हैज़ नॉट बीन लाते हैं, हैज़ नॉट बीन, हैज़ बीन नॉट नहीं कहते हैं। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं तो हम कहते हैं वाई हैज़ यू नॉट बीन, वाई हैज़ यू नॉट बीन कहते हैं। ये अलग बात है, वाई हैज़ेंट यू बीन आज का इस्तेमाल हो जाता है, वो अलग बात है। तो इन सारी चीज़ों को हम तफसील से अगले सबक में सीखेंगे, लेकिन अभी आपको जो सीखना है वो ये है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए, जैसे विल बी है यहाँ पर, तो आप जब एतबार करेंगे मानेंगे किसको, पहले वाले हिस्से को। इसीलिए अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा इसका मतलब होगा पहले हिस्से के बाद विल नॉट बी। तो ये जुमला सही होगा, रहीम विल नॉट बी इन द प्लेग्राउंड। तो इसलिए इस चीज़ को आप अभी से जहन में रख लें कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो या ऑक्सिलरी वर्ब दो या दो से ज़ायद अल्फाज पर मुश्तमिल हो जाए तो हम पहले वाले का एतबार करेंगे, पहले हिस्सा का एतबार करेंगे। तो ये था आज का सबक, जो कि बहुत आसान था और कुछ ज़्यादा इसमें आपको सीखने को नहीं मिला। हो सकता है ये विल बी वाला आपको सीखने को मिला हो। तो खुलासे कलाम क्या है? खुलासे कलाम ये है कि आज के सबक में हमने ये सीखा कि जब हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद नॉट लाएंगे, उसके बाद प्रेडिकेट लाएंगे। कोई भी ज़माना हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, यही फार्मूला, यही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। इनके कलिमात, इनके अल्फाज बदलेंगे लेकिन इनकी जगहें नहीं बदलेंगी। अब हम आगे चलते हैं, सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन मुझे लगता है सारी बातें वाज़ेह हैं, कोई सवाल नहीं होगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। और आज एक्सरसाइज है और हम सबसे पहले वोकेबलरी लेंगे, जिसमें से पहला है बेबी। बेबी किसे बोलते हैं? बेबी मतलब बच्चा। अगर आप इसको खास करना चाहते हैं बच्ची के साथ तो आप कह सकते हैं बेबी गर्ल, थोड़ा सा मतलब और वजाहत पाई जाएगी। ओके, तो बेबी का मतलब हो जाएगा बच्चा। उसके बाद है बैचलर, इसको हम बैचलर पढ़ते हैं, बैचलर। बैचलर का बहुत हल्का सा आप एक साउंड निकालेंगे, बैचलर। ओके, नौजवान, बैचलर, बैचलर। उसके बाद है बेट्रोदल, बेट्रोदल। बेट्रोदल का मतलब होगा सगाई या मगनी। उसके बाद है बेट्रोथ्ड, बेट्रोथ्ड बॉय, मंगेतर लड़का यानी जिसकी मगनी हो गई हो। बेट्रोथ्ड गर्ल, मंगेतर लड़की। बर्थ, इसको आप बर्थ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बर्थ। बर्थ का मतलब पैदाइश या विलादत भी आप कह सकते हैं। बर्थडे, सालगिरह, ओके, पैदाइश का दिन। बॉय, लड़का। ब्राइड, दुल्हन। ब्राइड ग्रूम, दूल्हा या नौशा। ब्राइड्समेड, ब्राइड्समेड का मतलब दुल्हन की रफ़क़ा, यानी जो दुल्हन के साथ होती हैं शादी के दिन या कभी और जो भी मुनासबत होती है, इसको बोलेंगे ब्राइड्समेड। चाइल्ड, बच्चा, इसको आप चिल्ड नहीं पढ़ेंगे, चाइल्ड, बच्चा। चाइल्डहुड, इसको आप चिल्डहुड नहीं पढ़ेंगे, चाइल्डहुड, बचपन। डेथ, मौत। और ये है डिवोर्स्ड, हम इसको गलती करते हैं, बहुत सारे लोग डाइवर्स पढ़ते हैं, डाइवर्स नहीं है, डिवोर्स्ड है। डिवोर्स अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में ही डिवोर्स है, ठीक है। तो डिवोर्स्ड, तलाक शुदा या मुतल्लका। डावरी, इसको आप डोरी नहीं पढ़ेंगे, डावरी, डावरी। डावरी का मतलब जहेज। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट, इंगेजमेंट में नहीं पढ़ेंगे, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट गलत है, इंगेज, गेज, इंगेजमेंट
मगनी, फीमेल औरत या मुअन्नस, गर्ल गर्ल लड़की, इन्फेंट शीरख्वार यानी दूध पीता बच्चा, बहुत छोटा बच्चा। तो ये इसको हम लोग इन्फांट पढ़ते हैं, जो कि गलत है, ये इन्फेंट है। इन्फेंट भी नहीं है ये, इन्फांट भी नहीं है, इन्फेंट भी नहीं, बल्कि इन्फेंट। इन्फेंट शीरख्वार बच्चा या बच्ची जो दूध पीता है, बहुत छोटा होता है, उसको बोलते हैं शीरख्वार, यानी पैदाइश के वक्त जो होता है उसको बोलेंगे शीरख्वार। लेडी औरत, ठीक है, इसको बोलेंगे लेडी औरत। तो ये थे स्टेजेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मराहिल। यानी अगर आप देखें तो ज़िंदगी इन्हीं मरहलों से होकर गुजरती है। पहले बच्चा पैदा होता है, फिर कभी नौजवान होता है, शादी होती है, मंगनी होती है। तो ये जो अल्फाज व मानी हैं ये ज़िंदगी के जो मराहिल है उनसे मुताल्लिक़ हैं। अगर आप इसमें गौर करेंगे तो कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं होगा जो जिसको आप कहेंगे ये ज़ायद है। टू द पॉइंट अगर आप बात करें तो इसमें कोई भी लफ्ज़ ज़ायद नहीं, बल्कि ये काम के ही अल्फाज हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम अल्फाज मानी लेते हैं फ़ाल से मुतालिक। और इसमें पहला है अराइज, अरोज, अरिजन। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, वो चीज़ ये है कि अब हम जो फ़ाल लेने जा रहे हैं वो तीनों फॉर्म अलग है। तीनों फॉर्म आपको अलग अलग मिलेंगे। अगर आप इसमें ध्यान दें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें तीनों फॉर्म अलग हैं। तो अराइज इसको पढ़ेंगे अराइज, अरोज, अरिजन इसको पढ़ेंगे अरिजन। सारे लोग इसमें गलती करते हैं, अराइजन पढ़ते हैं इसको, जबकि ये अरिजन है, अरिजन। आप इसको अराइजन नहीं पढ़ेंगे, अरिजन मतलब उठना, बेदार होना नींद से। उसके बाद है अवेक, अवोक, अवोकन, अवोकन, अवोकन जागना। बैकबाइट, बैकबिट, बैक बीटन नॉट बाइटन, बैक बीटन, बैक बीटन चुगली करना, गीबत खाना। बेयर, बेयर, बोर, बॉर्न बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना के माने होता है बेयर। और बेयर के माने पैदा करना भी होता है, बच्चे पैदा करना। उसके बाद है बीट, बीट, बीटन। इसका मतलब होगा मारना, थप्पड़ मारना, मतलब हाथ से मारना, डंडे से मारना, कैसे भी मारना। अब हम आगे चलते हैं अगले हिस्से की तरफ और हम अल्फाज मानी से फारिग होकर अब जा रहे हैं जुमले सीखेंगे। और इसमें पहला जुमला है आप मेरी मदद करने जा रहे हैं, क्या ख्याल है। तो इसको हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे। इंग्लिश में हम कहेंगे आर यू गोइंग टू हेल्प मी और वाट। ओके, आर यू गोइंग टू हेल्प मी और वाट, इसका मतलब होगा आप मेरी मदद करने जा रहे हैं या क्या ख्याल है। इस तरह के जुमले हम बोलते हैं। अगर देखा जाए, आप मुझे खाना खिला रहे हैं ना, क्या ख्याल है। चाय पिला रहे हैं ना, क्या ख्याल है। तो इसलिए बोलेंगे हम और वाट, पूरा जुमला बोल देंगे, उसके बाद और वाट, क्या ख्याल है। ध्यान से, बी केयरफुल, जितना हो सके नरम खूब बनो। नरम खूब बनने का मतलब होता है अच्छे इंसान बनना, मतलब सादा मिजाज, बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज वाला ना होना, उसको बोलते हैं नरम खूब होना। ठीक है, नरम खूब होने का मतलब सख्त मिजाज ना होना। तो बोलेंगे बी नाइस एज मच एज यू कैन, जिस कदर हो सके, जहाँ तक हो सके आप अच्छे इंसान बने, नरम खूब इंसान बने। उसके बाद है बी प्रिपेयर फॉर डिसमिसल। बी प्रिपेयर फॉर डिसमिसल का मतलब होता है माजूली के लिए तैयार हो जाओ। माजूल होना का मतलब होता है ओहदे से उतार देना, किसी को बाहर कर देना, निकाल देना। ठीक है, माजूल, माजूली के लिए तैयार हो जाओ अगर आप कहना चाहते हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर डिसमिसल। डिसमिसल होगा, डिसमिसल नहीं होगा। लोग इसको डिसमिसल पढ़ते हैं जबकि डिसमिसल है। यहाँ पर आप कुछ भी ला सकते हैं। यहाँ पे माजूली के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ पे आप ला सकते हैं खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो आप कह सकते हैं बी प्रिपेयर्ड फॉर मील, खाने के लिए तैयार हो जाओ। लंच के लिए तैयार हो जाओ, आप कैसे कहेंगे बी प्रिपेयर्ड फॉर लंच। यहाँ पे आप चयन कर सकते हैं। देखिए, इसी एक जुमले से आप हज़ारों जुमले बना सकते हैं। तो मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको सिर्फ एक जुमले मैंने बताया, आप इससे चेंज करके हज़ारों जुमले बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जुमला है वक्त का पाबंद रहिए। इसको हम बोलेंगे बी पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है पाबंद, बी का मतलब होता है होना। तो बी पंक्चुअल का मतलब होगा पाबंद रहिए, यानी वक्त का पाबंद अगला जुमला है चलते बनो।
चलते बनो का मतलब होता है बी ऑन योर वे, मतलब जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो, यहाँ से जाओ, फालतू का ना रहो यहाँ पे, ये माना है यहाँ पर। उसके बाद है अपनी उम्र के हिसाब से काम करो, बी योर एज, एक्ट योर एज, ओके। अपनी उम्र के हिसाब से काम करो, अपनी उम्र के हिसाब से काम करो, यानी एज, यानी अपनी उम्र का ख्याल रखो, इसी उल्टी सीधी हरकतें मत करो बच्चों वाली, जैसे हम बोलते हैं ना क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, तो यहाँ पे वही ये चीज़ है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। एक्ट योर एज, यार क्या कर रहे हो, बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हो, उस वक्त आप इसको बोलेंगे। उसके बाद है बीवेयर, बीवेयर, बीवेयर का मतलब होगा मुहतात रहिए, ठीक है, होशियार रहें, आप रहें भी कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लो आउट योर नोज, ब्लो आउट का मतलब होता है साफ करना, तो ब्लो आउट योर नोज का मतलब होगा अपनी नाक साफ कर लो, साफ कर लीजिए, साफ कर लें, कुछ भी आप ला सकते हैं। उसके बाद कहेंगे इट वॉज ऑफ नो यूज, इट वॉज ऑफ नो यूज का मतलब होगा इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसको आप कब इस्तेमाल करेंगे, इसको आप इस्तेमाल करेंगे जब आप कोई मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने किसी को फ़ोन किया, कई बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया, बात भी हुई लेकिन काम नहीं हो पाया, तो आप कहेंगे आई फोन्ड हिम, मैंने उससे फ़ोन किया, बट वाज ऑफ नो यूज़, लेकिन फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी जिस मकसद से आपने फ़ोन किया था उसे समझाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ फ़ोन करने का, वही चीज़ है। तो यहाँ पर आप ये इस्तेमाल करेंगे इट वाज ऑफ नो यूज़, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये थे हमारे 10 जुमले, और उम्मीद करता हूँ कि आप इनको याद करेंगे, इनको आप इस्तेमाल भी करेंगे इंशाल्लाह। अब हम आगे चलते हैं रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ, और हम आज के लिए एक और कहानी लेकर आए हैं, और मैं कहानियाँ इसलिए देता हूँ ताकि अभी आप बिगनर्स लेवल में हैं तो थोड़ा सा मज़ा आए पढ़ने में, कुछ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, मुझे लगता है कि आपको 60% तो समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, आसान जुमले हों, थोड़ा थोड़ा करके अगर हम सीखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं कहानी लेकर आया हूँ। और ये पहला सफ़ा है, इसका अगला सफ़ा है ये है, और यहाँ पर एक कहानी ख़त्म होती है, तो इसमें कुल 2 सफ़हात हैं, इंशाल्लाह आप इनको पढ़कर आएंगे। अब हम आगे चलते हैं, ग्रामर एक्सरसाइज करेंगे, और चूंकि हमने आपको आज नेगेटिव के बारे में बताया, इसलिए हम आपको नेगेटिव ही जुमले देंगे। यहाँ पर आपको 20 जुमले मिल जाएंगे, यहाँ से आप इनको उतार लें और इनका तर्जुमा करके लाएंगे, उर्दू वाले का इंग्लिश में, इंग्लिश वाले का उर्दू में। और मुझे लगता है कि इसमें अल्फाज ऐसे हैं कि आप सब जानते होंगे, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। उसके अब्बू और वो कल हमारे साथ नहीं थे, मेरे बड़े भाई इस वक्त वहाँ नहीं थे, तू अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी का मतलब होगा एट ऑल, बिल्कुल भी का मतलब होगा एट ऑल, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट आ जाएगा। अहमद और हिना इस वक्त ऑफिस में नहीं होंगे, मेरा बेटा अलीगढ़ नहीं बल्कि दिल्ली है, बल्कि का मतलब होता है बट का मतलब बल्कि। मेरा स्कूल ज़्यादा मशहूर नहीं है, मशहूर का मतलब फेमस। मेरा गांव पहले बहुत बड़ा नहीं था, पहले का मतलब बिफोर, बिफोर, लेकिन बट अब काफ़ी बड़ा है, अब का मतलब नाउ, NOW, नाउ। काफ़ी का मतलब इनफ, ENOUGH, इनफ का मतलब काफ़ी। बड़ा का मतलब बिग। उसका मोबाइल ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा का मतलब वेरी, महंगा का मतलब कॉस्टली, कॉस्टली का मतलब महंगा। तुम्हारा पुराना वाला लैपटॉप, ओल्ड लैपटॉप, पुराना वाला ओल्ड, नो प्रॉब्लम। सना और सुरैया सनीचर को दरसगाह में नहीं हाजिर होंगे, हाजिर होना का मतलब बी प्रेजेंट, दरसगाह का मतलब क्लासरूम। अब हम इंग्लिश वाले को समझते हैं, आमिर एंड हुजैफा वर नॉट इन द मीटिंग, क्लियर है, दे विल नॉट बी इन द पार्क एट दिस टाइम, इस वक्त। जमीला एंड अतीका आर इन देयर रूम्स, I was not in the hotel at that time. He will not be present in the class today. You are not a very good teacher. My sons were not there at the time of accident. इसको हम एक्सीडेंट पढ़ते हैं, बट ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट का मतलब होता है हादसे के वक्त। Their daughter is not educated. एजुकेटेड का मतलब तालीम याफ्ता या पढ़ा लिखा या पढ़ी लिखी। और फादर विल बी देयर टिल 10 AM, 10 AM का मतलब 10 बजे, और टिल का मतलब तक, तो टिल 10 AM 10 बजे तक। स्कूल्स इन माई
village are not good at all. Schools in my village are not good at all, बिल्कुल भी, at all बिल्कुल भी। तो ये आपके जुमले हैं, आप इनको पढ़कर आएंगे, इनको हल कर कर आएंगे इंशाअल्लाह। मैंने आपको अल्फाज मानी इसलिए बता दिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा वक्त ना देना पड़े, आपको बहुत मुश्किल ना लगे। तो हमने आपकी आसानी की गरज से अल्फाज मानी भी बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपने समझा होगा। तो इस तरह से आज का ये हमारा सबक ख़त्म हुआ और इंशाअल्लाह हम कल आपसे मिलेंगे फिर से नए लेसन के साथ, नई बहस के साथ, नई बातों के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।